हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हम लोगों का क्लास है वो झारखंड के स्टडी में ही इतिहास के क्लास में मौर्य काल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मौर्य काल को। झारखंड की हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मौर्य काल के समय में झारखंड की क्या स्थिति रही होगी, उसको जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मौर्य काल का जो क्या है ईस्वी सन है वो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे मौर्य काल कहने का मतलब है कि मौर्य वंश, मौर्य वंश। ये आपका क्या है? मौर्य वंश। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आप देखेंगे कि मौर्य काल का सेशन क्या दिख रहा है? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और इस वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नंद वंश को खत्म करके नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। उसको पराजित करके उसके वंश को खत्म करके इसके बाद इस वंश की स्थापना करते हैं। किसकी? मौर्य वंश की। मौर्य वंश नंद वंश को पराजित करके नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसी को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इनमें सबसे बड़ी भूमिका मौर्य वंश की स्थापना जो हुई, इसमें सबसे बड़ी भूमिका यानी कि मदद के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किए। कौन? चाणक्य। कौन किए? चाणक्य। चाणक्य का उपनाम कहिए तो एक विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त, और एक कौटिल्य। यहाँ पे मौर्य वंश में जो मदद मिली है चाणक्य की, इसका भी एक कारण है। क्या है कारण? ये नंद वंश है। क्या है? नंद वंश। मौर्य वंश से पहले क्या था? नंद वंश। नंद वंश के समय में भी यहाँ का जो ये घनानंद था, क्या था? ये शासक था। और इसका जो साम्राज्य था वो विशाल साम्राज्य था। साम्राज्य क्या था? विशाल था, मतलब कि बड़ा साम्राज्य था और शक्तिशाली सेना थी। शक्तिशाली सेना थी। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल को झारखंड में। तो झारखंड में मौर्य काल को पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम लोगों का क्या है? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसके पास क्या था? साम्राज्य जो था वो विशाल था, शक्तिशाली सेना थी। और झारखंड की बात की जाए तो इसकी जो सेना थी, इसमें झारखंड की जनजातियों और हाथी भी सेना में ही थे। किसके? घनानंद के। ये जो घनानंद है ये अभिमानी था। क्या था? अभिमानी। अभिमानी इसलिए था क्योंकि इसका साम्राज्य क्या था? बड़ा था। उस समय के समय में इसको कोई हरा नहीं पाता था। इसका साम्राज्य बड़ा था, इसका सेना बड़ा था। और इसके साथ झारखंड के जनजाति लोग भी थे, और हाथी भी। तो
एक समय की बात है कि घनानंद जो है यहाँ पे, इसके समय में भी चाणक्य थे। चाणक्य इसके समय में भी थे। किसके समय में? घनानंद के समय में। अब यहाँ पे देखिए कि ये चाणक्य बुद्धिमानी थे। कोई भी मतलब डिसीजन होता था उसको सोच समझ के करते थे, अपनी नीति लगाते थे। कौन लगाते थे? चाणक्य। ये चाणक्य जो है ना, यहाँ पे मैं इनका उपनाम भी बताई हूँ कि एक विष्णुगुप्त है और एक कौटिल्य भी है। ये अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता। अब ये यहाँ पे घनानंद के साथ भी हैं। कौन? चाणक्य। जब घनानंद और चाणक्य बैठे हुए थे, मतलब इनके बीच कोई भी ये साम्राज्य वगैरह को लेकर के बातचीत होती थी, उसमें ये इनको सलाह देते हैं कि आपको यहाँ पे अपने साम्राज्य के लिए ऐसे करना है, उसको प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए। उसी क्रम में ये अभिमानी तो था ही, इनका वैल्यू नहीं दिया, इनकी बात को नहीं रखा और पूरे भरे सभा में ये चाणक्य को क्या कर देते हैं? अपमानित कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। यहाँ पे चाणक्य को बहुत खराब लगता है और वो यहीं पे क्या करते हैं कि निश्चय करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके दरबार में अब कभी नहीं आऊँगा। और इसके बाद यहीं से ये डिसाइड करते हैं कि मैं तब तक इस दरबार में नहीं आऊँगा जब तक कि इस वंश की मतलब एकदम से समाप्ति नहीं कर दूं। यहीं पे ये क्या करते हैं कि दृढ़ निश्चय करते हैं। ये अपने मतलब शिखा को ही बोले कि मैं अपने शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तुम्हारे वंश का विनाश ना कर दूं। यहाँ पे डायरेक्ट ये डिसाइड लेते हैं। वहाँ से उदास होकर के, कहाँ से? घनानंद के दरबार से ये उदास हो जाते हैं। उदास होकर के वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते उनको रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट होती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं। उनमें से सभी बालकों में चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे लगते हैं। उससे बात करते हैं। बातचीत के क्रम में उसके लक्ष्य को पूछते हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के लक्ष्य को पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या सपना है, आप करना क्या चाहते हैं? तो चंद्रगुप्त एक ही लाइन में बोलते हैं कि मैं एक अच्छा प्रतापी राजा बनना चाहता हूँ और अपने पूरे मतलब प्रजा लोगों को सुख में देखना चाहता हूँ। यही बोलते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये बात चाणक्य को दिल को छू जाती है। बहुत अच्छा लगता है चाणक्य को। और चाणक्य जो हैं यहीं पे अपनी बात को बताते हैं कि मैं घनानंद के दरबार में रहता हूँ, उसके सारे नीति नियम को मैं ही चलाता हूँ। मतलब उसका कोई भी डिसीजन जो होता है उसमें मेरा मुख्य योगदान रहता है। उसने मेरा अपमान किया। इस बात को वो चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को ये बताने का पर्पस था कि चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो जाए और वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं उनको, प्रतापी राजा होने का, युद्ध करने का, हर तरह की कलाकृति उनको बताते हैं। चाणक्य पूरी तरह से उनको एक राजा की तरह तैयार कर देते हैं। और यहाँ पे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की तरह तैयार कर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम जा करके घनानंद पे आक्रमण करो। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो डायरेक्ट क्या करता है कि घनानंद के मुख्य केंद्र पे आक्रमण करता था। जब भी करता मुख्य केंद्र पे आक्रमण करता। तो मुख्य केंद्र पे आक्रमण करने का मतलब है कि बार बार वो हार जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था बार बार हार जाता था। तो ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को भी अच्छी नहीं लगती थी और चाणक्य को भी नहीं अच्छी लगती थी। इसके बाद चाणक्य अपनी नीति अपनाते हैं, अपने नए नियम को अपनाते हैं और बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तुम अगर उसके डायरेक्ट मुख्य केंद्र पे जाकर के आक्रमण करोगे तो जीत कभी नहीं पाओगे। तुमको उसके लिए जीतना है अगर तुमको, तो तुमको उसके लिए क्या करना होगा कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों को अपने अंडर में करना होगा। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य
बोलते हैं कि ठीक है, मैं छोटे छोटे साम्राज्य को अपने तरफ करूँगा, अपने तरफ खींचूंगा, हड़पने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ तक तो बात आ गई। अब जैसे घनानंद तो था ही अभिमानी और इसके पास बड़ी सेना थी, तो इसको थोड़ा सा भी डर नहीं था कि मतलब हमारे साम्राज्य को कुछ होगा। और इसको ये पता था कि हमारा बड़ा सेना है, लेकिन इसके अभिमान से, इसके अहंकार से यहाँ के जो जनजाति लोग थे और शक्तिशाली सेना लोग, ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद ये बात चाणक्य को पता चलती है। चाणक्य को पता जब चल जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता चलती है, तो उन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, संपर्क बनाते हैं और धीरे धीरे करके जो इनका नंद वंश का साम्राज्य था उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं, हड़पना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में घनानंद जो था एकदम इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन बाद में जब सब चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य पूरे साम्राज्य पे ये कर लेता है, अपना शासन स्थापित कर लेता है, तो नंद वंश अकेला बच जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। इसी के बीच इन लोगों के बीच युद्ध होती है और नंद वंश की समाप्ति हो जाती है। ये कहाँ पे? झारखंड के ही समय में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जनजातियों का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। ठीक है, तो ये हुआ मतलब नंद वंश की बात। नंद वंश के बाद यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो क्या करते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। थे चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से पूरी तरह परिचित थे। ये कौटिल्य जो हैं ये झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहे हैं। कौन कहे हैं? कौटिल्य। कौटिल्य जो है वो झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहे हैं। और झारखंड का जो प्रणाली थी कौटिल्य के अनुसार वो गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक। कौटिल्य जो थे वो झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहे हैं और यहाँ की शासन प्रणाली को क्या कहे? वो गणतंत्रात्मक। कौटिल्य यहाँ की जनजातियों के हित के लिए, झारखंड के जनजातियों के हित के लिए साथ में मगध के जो शत्रु थे, मगध के शत्रु से गठबंधन से बचाव के लिए, इतने सारे के लिए कौटिल्य क्या करते हैं? एक पदाधिकारी को तैयार करते हैं, उसको आटविक पदाधिकारी कहा गया है। क्या कहा गया है? आटविक पदाधिकारी। ये कौटिल्य के अनुसार है। ठीक है, यहाँ की जनजातियों के हित के लिए, मगध के शत्रुओं से गठबंधन से बचाव के लिए आटविक पदाधिकारी की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इस पदाधिकारी की मतलब इसके अधीन अधिकारी आते थे, वो नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, etc, मतलब ऐसे ही अधिकारी हुआ करते थे आटविक पदाधिकारी में। इसके बाद मगध
मगध जो है, मगध से झारखंड, ये सब कौटिल्य ही बताए हैं। मगध से यहाँ पे दक्षिणी भारत जाने के बीच में झारखंड जो पड़ता था, झारखंड का व्यापारिक क्षेत्र पड़ता था। झारखंड का व्यापारिक क्षेत्र पड़ता था। ये जो व्यापारिक क्षेत्र पड़ता था झारखंड का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था मगध से दक्षिणी भारत जाने के बीच में, ऐसा कौटिल्य बताएं। बोले, कौटिल्य अपने ग्रंथ में बताते हैं कि इंद्रवानक जी की, मतलब इंद्रवानक की नदियां थी, उसे हीरे के अवशेष प्राप्त होते थे। कौटिल्य अपने ग्रंथ में बताए कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे के अवशेष प्राप्त किए जाते थे, हीरे के अवशेष प्राप्त होते थे। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार ये जो इंद्रवानक है, ये ईब एवं शंख नदियों का इलाका हुआ करता था। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके पोते चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक हुए। कौन हुए? अशोक। ये भी झारखंड से परिचित हैं। झारखंड से परिचित थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं अशोक, यहाँ पे उस समय के समय में। और ये अशोक जो था वो झारखंड से परिचित था। यह जो अशोक है वे अपने 13वें शिलालेख में, अपने साम्राज्य का क्या कर रहे थे? सूची देख रहे थे। उसमें झारखंड मिला। झारखंड, इसको क्या कहे? आटव या आटवी। आटव यही कहे थे। कौन? अशोक। 13वें शिलालेख में मतलब अशोक खुद के साम्राज्य का सूची देख रहे थे। उसमें क्या बोले? झारखंड को आटव या आटवी। अशोक धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में प्रचारक भेजा था, धर्म का प्रचारक। धर्म का जो प्रचारक भेजा था, इसको रक्षित कहा गया। क्या कहा गया? रक्षित। इसके बाद अशोक जो था वो झारखंड की जनजातियों धम्म का आचरण अपनाने की बात कही। कौन? अशोक। यहाँ पे देखे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को इसके बाद मौर्य काल को हम लोग लगभग यहाँ पे टोटल खत्म कर चुके हैं। क्या देखे यहाँ पे कि कौटिल्य जो हैं वे झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहें। झारखंड की
प्रणाली को गणतंत्रात्मक प्रणाली बोले और यहाँ की जनजातियों के हित के लिए मगध के शत्रु से गठबंधन एवं बचाव के लिए आटविक पदाधिकारी को बनाए और इसके अधीन जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अधिकारी हुआ करते थे, उसको नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष वगैरह कहा गया। और मगध से दक्षिणी भारत जाने के बीच में झारखंड का व्यापारिक क्षेत्र पड़ता था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। चाणक्य जो हैं वो अपने ग्रंथ में बताते हैं कि इंद्रवाणक की जो नदियां हैं उससे क्या प्राप्त होते थे, हीरे प्राप्त होते थे। और इतिहासकारों के अनुसार इंद्रवाणक जो है वो ईब एवं शंख नदियों का इलाका हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते हुए वो क्या हैं, अशोक, और ये भी झारखंड से परिचित थे। और 13वें शिलालेख में ये झारखंड को भी देखे, कब देखे, जब वे अपने पूरे साम्राज्य की सूची को देख रहे थे उसमें देखे और इस झारखंड को आटवी या आटव कहे। और झारखंड में धर्म के प्रचारक को भेजे थे, उसको रक्षित कहा गया। और झारखंड की जनजाति जो है तो इसको धर्म का आचरण अपनाने की बात कहे। तो यहाँ पे झारखंड के जो इतिहास है उसमें मैं मौर्य काल को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।